माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारी ऊपर की जो बातचीत की रिकॉर्डिंग आपको गई है, हमारे कंपनी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कस्टमर और काफ़ी बड़ी निवेशक रही हैं, शशि बाला जी, जिनकी कुछ हद तक लाइबिलिटीज़ को उस समय पर ख़त्म कराया गया था जिस टाइम पर कंपनी लाइबिलिटी उतार रही थी। इन्होंने मुझसे कई बार अपनी तरफ से ऑफ़र किया कि आप जब जहाँ कह देंगे वहाँ पर मैं जाकर साइन करने को तैयार हूँ और अपना केस वापस लेने को तैयार हूँ। लेकिन मैंने इनको मना किया कि नहीं शशि मैम, आप केस वापस मत लीजिएगा, क्योंकि आपको यह नहीं लगना चाहिए कि बगैर आपकी पूरी लाइबिलिटी उतरवाए मैंने केस वापस लिया आपसे। इस बात की गवाही है इनको कोई भी व्यक्ति जिसके पास इनका नंबर हो फ़ोन करके पूछ सकता है कि इन्होंने मुझे सामने से ऑफर किया कि आपने हमारी लाइबिलिटी जो भी उतरवाई है, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि आपने मेरी पूरी लाइबिलिटी उतरवा दी। मुझे आपकी नीयत पर यकीन है, आप काम कर रहे हैं और आप हमारी लाइबिलिटी उतरवा देंगे। और मैंने इनको काफ़ी पहले मना कर दिया था कि बिल्कुल आप जब तक आपकी पूरी लाइबिलिटी नहीं ख़त्म होती तब तक आप केस वापस मत लीजिएगा, नहीं आपको ये लगेगा कि मैं आप पर प्रेशर कर रहा हूँ। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा आपको उचित लगे। आज पहली बार उनसे बातचीत का ये अंश मैं आप लोगों को शेयर करते हुए आपको दो बातें बताना चाहूँगा, फिर कुछ नियम मैं बताऊँगा जो लीगल वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो लीगल नहीं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब से तकरीबन 1.5 साल पहले यही प्रपोजल इन्होंने मुझे दिया था कि हमारे साथ 200 कस्टमर हैं जो एक संस्था से जुड़े हुए हैं, जिस संस्था के संचालक और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये सारे के सारे उन्होंने ऑफर किया है कि अगर सर हमारी लाइबिलिटी उतारने के लिए हमें कोई एक ज़मीन दे दे तो हम सारा केस वापस ले लेंगे। मैंने उस पर इन लोगों को रास्ता दिया था कि मुझे तकरीबन 3 माह का समय चाहिए। इस 3 माह के अंदर मैं ऐसी ज़मीनें निकाल करके और आपके कस्टमर्स की लाइबिलिटी वेरीफाई करके, क्योंकि ये भी मेरा हक है, 90 दिनों के अंदर मैं पूरी लाइबिलिटी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि कंडीशनल एक एप्लीकेशन आप कोर्ट में डालें कि कंपनी से हमारा मुआहदा हो गया है, कंपनी हमें ज़मीन देने के लिए तैयार है। यदि कंपनी हमको उचित ज़मीन दे देती है 90 दिनों के अंदर अंदर, तो हमारा केस विड्रॉ कर लिए, इस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। अन्यथा कंपनी अगर नहीं तैयार होती है तो केस की स्थिति यथावत बनी रहनी चाहिए। ये आप बात करके फ़ोन करके शशि बालाजी से तस्दीक कर सकते हैं कि हमने 90 दिन का समय मांगा था पूरी तरीके से कि आप कोर्ट में इसको डालें, इस पेपर को, एफिडेविट को, जिसमें लिखा हो कि 90 दिन के अंदर अंदर कंपनी आपको ज़मीनें चिन्हित करके दे रही है। ये मैक्सिमम टाइम था। ये काम 9 दिन में भी हो सकता था। हो सकता हम ज़मीन देते, आप समझ ना आती हम दूसरी ज़मीन देते। तो हमने कंडीशन दोनों तरफ बनवाई थी। इसके एवज में इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोगों ने यह भविष्यवाणी करी 1.5 साल पहले, कह रहे 2 महीने के अंदर तो खींच करके दुबई से इंडिया ला लिए जाएंगे। कहाँ 3 महीने की बात कर रहे हैं? और ज़मीन नादी में, नाले में, गड्ढे में कहाँ वहाँ देंगे? दुनिया बातें इन्होंने करी। मैंने उसी में डील क्लोज कर दी कि आगे मुझे सुनना ही नहीं बात, क्योंकि इनकी पीआईएल में जितने लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोग हैं जो पोजीशन के लिए परेशान हैं। और वो पोजीशन के लिए मैं कभी भी ऑर्डर ला सकता हूँ, वो मुझे पूरा विश्वास है कि ज़मीन हमारे पास, हम कभी ऑर्डर ला सकते हैं। तो मैंने शशि बालाजी से संपर्क नहीं ख़त्म किया, लेकिन इस पर बातचीत हमारी बंद हो गई। दोबारा भी 2 दिन पहले शशि जी कॉल मेरे पास फिर आती है और उन्होंने मुझसे बात करी कि 200 लोग तैयार हैं पीआईएल विड्रॉ करने के लिए। उनका यही कहना कि सर हमें कोई रास्ता दे दें, सेम रास्ता, ज़मीन का रास्ता। मैंने अपनी कंडीशन रखी और मैं जानते हुए किसके पीछे कौन है, मैंने कंडीशन रखी कि अगर कोई भी ऐसी बकवास की बात मेरे सामने आई तो मैं आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग बात करते हो लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ाते हो, क्योंकि वहां पे सौदेबाजी शुरू होती है, बार्गेनिंग शुरू होती है कि इनको मैनेज किया जाए। पिछली बार भी इन लोगों का मकसद था कि मैं इनसे बात करूं। मैंने साफ मना कर दिया था और रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिससे इन्होंने शशि जी से कहा था कि एक बार बोली हमसे बात कर ले। मैंने मना कर दिया, मैं मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने कस्टमर से बात करूंगा। मैं किसी दलाल, ब्रोकर, बिचौलिए से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कस्टमर से बात करूंगा। इस बार मैंने इनके सामने ये प्रपोजल रखा कि मैं उन 200 लोगों के साथ जूम मीटिंग के द्वारा या जैसे मैं बात करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी बात को, अपनी डील को रख सकूं। जैसा पिछली बार हुआ कि मैंने 90 दिन की बात करी थी कंडीशनल कोर्ट के अंदर एफिडेविट देने के लिए कि दोनों पार्टी एफिडेविट देंगी, आप भी देंगे कि आप 90 दिन के अंदर अगर आपका काम हो जाता है तो केस वापस ले लेंगे, और हम भी देते हैं कि 90 दिन के अंदर हम काम कर देंगे, यदि ना कर पाए तो केस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये बगैर समझे हुए दो लोगों ने मिलकर फैसला कर लिया और आगे बात नहीं बढ़ पाई, नहीं तो 1.5 साल पहले ही आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती। ये इंतजार करते रहे मेरे इंडिया आने का 2 महीने के अंदर, और ये 1.5 साल बीत चुका है, अभी तक इनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है। आज फिर
जब मेरी बातचीत इनसे 2 दिन पहले हुई तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरे पूरे के पूरे माल की वैल्यू मेरे हिसाब से 24 करोड़ रुपए की थी, जिसको अगर मैं बाहर कहीं पर देता या मैं लाइबिलिटी उतारने के लिए काम करता तो शायद उसके अंदर अच्छा खासा लाइबिलिटी भी उतरता, डेवलपमेंट अच्छा सुंदर करा लेता और नई ज़मीनें भी खरीदी जा सकती थी। ये मेरी अपनी खुद की खरीदी ज़मीन है, मेरे खुद के निवेश है। शाइन सिटी की ज़मीन बिल्कुल नहीं है ये, और बड़े प्राइम लोकेशन की थी। मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने अपने लैंड मैनेजर को बोल भी दिया था, बारिश रुक गई है, सीज़न अब शुरू हो रहा है, त्यौहार ख़त्म हो गए हैं, धनतेरस से पहले पहले आप इसको बिल्कुल प्लेन करा दीजिए, प्लॉट डिमार्केट करा दीजिए। और मैं विजिट कराने वाला था इन लोगों का। लेकिन ऐसे लोगों की अगुवाई में, जिन लोगों का कोई चरित्र ना हो, जिनका चेहरा चाल चरित्र सब बदला हुआ हो, उनकी अगुवाई में अगर आप अपनी लाइबिलिटी उतारने की जंग लड़ रहे हैं तो जीती बाजी हरा देने वाले लोग हैं आपको। ये लोग वो हैं जो आपका होता हुआ काम रोक देने वाले, नहीं तो 1.5 साल पहले आपका काम हो चुका होता। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि मैंने शशि बालाजी से जब बात करी थी तो हमारी उनकी टोटल बातचीत 3 घंटे की कुल मिलाकर हुई थी। जब से वार्तालाप शुरू हुआ तब से लेकर के 3 घंटे की बातचीत में मैक्सिमम टाइम सिर्फ कस्टमर्स की लाइबिलिटी उतारने की बातें थी। और मैंने इनको भी कहा था, शशि जी को भी कहा था कि आपकी लाइबिलिटी मैं आखिरी में उतारूंगा। और मैंने इनसे कहा भी था कि जिम्मेदारी अपने सर पे मत लीजिएगा, क्योंकि अगर इस जिम्मेदारी को आपने अपने सर पे ले लिया, उस केस में अगर इन लोगों ने पलटी मारी तो मैं आपका काम भी नहीं करूंगा। आप सबसे बात कराइए, एक कमेटी बनाई जाए 5-10 लोगों की, जो समझदार लोग हों, उनके अंडर में पूरा काम होगा। और ये 200 लोग जो बिला वजह परेशान हो रहे हैं, छोटे निवेशक हैं, इनका काम फिर से इन जैसे लोगों ने, 2-2 कौड़ी उठाई गिरों ने, जो अपना नंबर डालते हैं कि 9335779910, ये नंबर पे मतलब किसी भी न्यूज़ पर लगा के सर्कुलेट कर देते हैं। मतलब इनका क्या दिखाने का कि ये लेने के लिए मुझे आ रहे हैं? इनका मतलब क्या है कि ये लाइबिलिटी उतार रहे हैं, तो जाइए आप इनसे लाइबिलिटी उतरवा लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा इन जैसे बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी की कुछ घटनाएं। ऑडियो ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगी और पूछने काम आएगी। साल 2011 का समय था। उस टाइम पर बहुत ढेर सारी कंपनियां, सर्वे कंपनियां, बहुत सी कंपनियां अपना बुरिया बिस्तर समेट कर भाग रही थी। लखनऊ शहर के अंदर एक कंपनी थी, काफ़ी उसने पैसे बनाए थे, काफ़ी उसने पैसे वो कर रखे थे। उस टाइम पर कुछ लोगों ने उस कंपनी के खिलाफ FIR कराया। हम लोग एक ऐसी पार्टी की तरफ थे, हमारा कोई भी कंपनी के अंदर ना निवेश था, ना मेरा कोई उसके अंदर रोल था। एक ऐसी पार्टी की तरफ हम थे जो कस्टमर के हित की बात करते थे। हमने कस्टमर से बोला कि आप बैठ करके मांडवली कर लें मैनेजमेंट के साथ में, और ये जो दे रहे हैं वो ले करके इनके साथ आप PDC लिखापड़ी कर लीजिए और अपना काम खत्म करिए, फालतू में अपना पैसा ले निकल जाइए। टोटल मिलाकर के जो लाइबिलिटी थी करीब 70 लाख रुपए के आसपास की थी। 70 लाख में सामने वाली पार्टी 15 लाख रुपए उसी समय दे रही थी। बाकी के लिए वो उसने 2 महीने का समय मांगा था और मैंने कहा था समय दे देंगे तो काम हो जाएगा आपका। यानी 15 लाख रुपए आपको इमीडिएट मिल रहा है, बाकी का पैसा आपको जो है वो आपको आराम से मिल जाएगा 2 बार में, और चेक ले लीजिए, लिखापड़ी करा लीजिए, क्या समझ जाइए। हम लोगों ने ये डील करी। फाइनली 15 लाख रुपए में डील फाइनल हुई। उनमें से कुछ लोग ऐसे नेता टाइप के लोग थे जिन्होंने कि नहीं केस करो, FIR करो, पूरा पैसा देगा, ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरह से कैसे हो सकता है, और उसके खिलाफ FIR कराई गई। जब FIR करी तो सामने वाली पार्टी ने अब पैसा देने से मना कर दिया कि जब FIR हो ही गया है तो अब खत्म, FIR लड़ेंगे, हम FIR पे बात करेंगे। आप विश्वास जाने कि अरेस्टिंग भी हुई और अरेस्टिंग होकर बाहर भी आ गए और एक भी पार्टी को पैसा नहीं मिल पाया। 2011-12 का इतिहास उठा के देखिए, इनमें से बहुत से ऐसे उठाई गिरे टाइप के लोग हैं, दलाल, वकील और ऐसे बिचौलिए, जो दावा करते हैं कि उन्होंने फला 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 कंपनी का स्कैम उजागर किया। इनसे पूछिए कि उसमें से पैसा कितनों को दिलाया इन्होंने। आप पूछिएगा कितनों को पैसा दिलाया इन्होंने, उनमें पूछिएगा कितने लोगों को जेल हो गई और कितने लोगों को फांसी की सजा हो गई। बता नहीं पाएंगे ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। यही काम ये लोग कर रहे हैं। मैं पैसा देने की बात कर रहा हूं, मैं लायबिलिटी उतारने की बात कर रहा हूं, ये लोग फिर से एक बार 2010, 11, 12 रिपीट करवा रहे हैं। मैं अगर आज 200 लोगों की लायबिलिटी एक साथ खत्म करता जिनकी PIL डली हुई है, तो एटलीस्ट वो 200 लोग खुश होते। और वो रास्ता मैंने बना दिया था। मेरी कई साइटें ऐसी हैं जो मैंने बल्क में रखा ही ऐसे लोगों के लिए है
कि एक साथ उनके साथ मैं डील करूंगा। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं इंडिया के अंदर? कई साइटों में मैंने बल्क प्लानिंग बना रखी है कि एक साथ 25-50 कस्टमर को एक साथ वहां रास्ता दूंगा, कि अगर एक साथ वो आते हैं, एक साथ वो अपना कब्जा लेते हैं, एक साथ पेमेंट करते हैं डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर, तो उसके अंदर हम कोई भी समझौता कर लेंगे उनके साथ में। लेकिन इन जैसे बेवकूफ लोगों के चक्कर में ये सारा मामला खराब हो रहा है। मैं आज आप लोगों के सामने खुल के बता देता हूं कि मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर जब सारी जांच सामने आएगी, निकल कर मामला सामने आएगा, तो ये सारी बातें अफवाहों के तौर पर साबित होंगी। जो आज ग्राहक और कस्टमर ये जाने लगी है, कंपनी करना चाहती है लेकिन लोग नहीं करने दे रहे हैं। जिस दिन ये बात माननीय उच्च न्यायालय के अंदर आ जाएगी, उस दिन जांच की दिशा उधर घूमेगी कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह के रूमर्स फैलाए, या ऐसा कौन लोग हैं जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया। ये सारी जांच उधर घूमेगी। समय लग सकता है, समय लगेगा, क्योंकि उसके बाद जांच अगर उनकी तरफ घूमी कि पैसा गया कहां, अगर पैसा साउथ अफ्रीका नहीं गया, अगर पैसा लंदन नहीं गया, अगर पैसा अमेरिका नहीं गया, अगर पैसा यूएई नहीं गया, तो पैसा कहां गया? तो आपको सारे साउथ अफ्रीका, सारे लंदन, सारे दुबई आपको इंडिया मिल जाएंगे, सारे वहीं मिलेंगे आपको। जब आप वहां पर देखेंगे कि हाँ ये सारा सारा पैसा यहां पड़ा हुआ है, तब एक नए सिरे से कोर्ट के द्वारा ऑर्डर होगा एफआईआर होने की, कि इनको भी पार्टी बनाया जाए, इनको सम्मान किया जाए। किसान पास पैसा पड़ा उसको सम्मान किया जाए, ब्रोकर पास पैसा उसको सम्मान किया जाए, प्रेसिडेंट पास पैसा उसको सम्मान किया जाए, और आकर कोर्ट में गवाही दें कि ये पैसा उन्होंने क्यों लिया। एक रुपया भी किसी के अकाउंट में अगर ज्यादा दिख गया शाइन की तरफ से, जिसका कोई टैक्स नहीं भरा गया है, जिसकी बैलेंस शीट में हमने जिक्र नहीं किया है, आपको मैं आज बता दूं कि कानूनी प्रक्रियाएं हैं ये, अभी तो इस पर गया ही नहीं केस। तो एक एक प्रेसिडेंट को, एक एक एसोसिएट को, एक एक ऐसे लीडर्स को नोटिस से जानी शुरू हो जाएंगी जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं। एक एक ऐसे कस्टमर को जिनकी रजिस्ट्रियां हुई हैं बगैर किसी डिटेल के, उनको जाएगा। जांच इसको कहते हैं। आप किसी को 60,000 करोड़ का भगौड़ा साबित करने के लिए जांच कर रहे हो और 60,000 करोड़ का टर्नओवर ही ना हुआ हो, तो क्या होगा फिर बदले में? बदले में यह होगा कि जांच की, और हम जांच की मांग करेंगे, इस बार फिर जांच की मांग करेंगे हम, कि जरा इन नामों को खंगाला जाए। आप देखेंगे यहां यहां पर पैसे गए हुए। इस केस को बड़ा मैंने किया है। बहुत से लोग जो अपने मन में सोच के चलते हैं ना कि हाँ राशिद जी ने ये मैनेजमेंट किया होगा, यस, इस केस को बड़ा मैंने किया है, ताकि मैं अगर अकेला चिल्लाता रहता ना कि मेरा पैसा एसोसिएट लेके भाग गया, मेरा पैसा लैंड मैनेजर लेके भाग गया, मेरा पैसा किसान लेके भाग गया, तो कोई बिलीव ना करता। लेकिन जब पेपर बोलेगा, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट सीज था, मेरी जमीनों पर काम नहीं कर पा रहा था, मेरे ऑफिस बंद थे, तो मैं ऐसा बोलता रहता तो लोग एक दिन मेरी बोली को बंद कर देते। लेकिन कोर्ट के माध्यम से जब ये बात लोगों तक जाएगी कि नहीं मामला कुछ और है, तब उजागर होगा असली स्कैम, तब निकल करके आएगा असली स्कैम। मैंने अब तक इन लोगों को क्यों नहीं चुप कराया? ये जो श्रीवास्तव वकील आपका कभी हमारे बारे में छापता है, कभी आप बारे में छापता है, कभी कस्टमर गाली देता है, ये कब का मैनेज हो गया होता? इसको अगर उकसाने दिया गया, अगर इसको आगे बढ़ने दिया गया, तो मैं आपको आज बताता हूं पहली बार इसके इस तरह के प्रवचनों से हमारा फायदा हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे 3 फायदे मैं आपको गिना देता हूं। पहला फायदा, पूरा का पूरा झूठ का पिटारा एक जगह इकट्ठा हो गया। लोग उस झूठे की तरफ देखने लगे कि हाँ ये क्या कह रहा है, पूरी दुनिया उसको सच्चा मानकर उसके झूठ के अंदर सिकंजे में फंसने लगी। यानी मुझे अब 100 लोगों को झूठा नहीं साबित करना है, खाली एक को झूठा साबित करना है, अपने आप सारे झूठे साबित हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा कि श्रीवास्तव वकील जो अपने आप समझता है कि वो जो कर रहा है वो कंपनी नहीं, कंपनी 2019 के अंदर ही लोगों ने डुबा डाली थी। जब हमारे प्रेसिडेंट ही गद्दार निकल गए, वही बेईमान निकल गए, हमारी टीम के लोग बेईमान निकल गए, तो मैं दूसरों क्या दोष दूं? कंपनी तभी डूब चुकी थी जब हमारे लोग बेईमान हो गए थे। उसके बाद तो बस सिर्फ चली है वो महामाया, और वो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि मैं उसको नाम नहीं दे सकता हूं, लेकिन जिस प्रकार की लीला करी गई है ना, उस लीला का मैं आपको आज फायदा बताता हूं। सारे लोगों को नहीं कहना पड़ा, एक झूठे ने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली कि हां आ जाओ मैं सच्चा हूं, और सारा का सारा झूठ उसने बोलना शुरू कर दिया सबके बिहाफ पर, सारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, सारे सबकी फोटो अपने साथ खिंचवाया उसने, सबको बैठा बैठा के दिखाई, देखो सब मेरे पास आके सारा झूठ इकट्ठा कर लिया। अब झूठ का पहाड़ बन चुका है वो, खाली मुझे एक ही पहाड़ तोड़ना है, मुझे 100 लोगों से नहीं लड़ना, खाली एक ही को तोड़ना है मुझे। तो एक तो मेरा पहला फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा जो हुआ मुझे,
वो इसके जरिए जो बात कोर्ट में डाल दी गई, अब उस पूरे झूठ को, तो अब मुझे सोचना नहीं है कि इस परपंच से निकलूंगा कैसे। अब मुझे खाली यह देखना है कि मुझे इसके द्वारा डाले गई सारी बातों पर इससे सबूत मांगना है। खाली मुझे नहीं साबित करना है कि मैं, इसने जो मेरे पर आरोप लगाए है उसका सबूत मुझे नहीं देना, इसको सबूत देना है कि जो आरोप लगाए वो सही है कि गलत है। ये अगर बोलता है कि मैं पैसा लेकर के साउथ अफ्रीका मैंने भेज दिया, तो मैं थोड़ी साबित करूंगा कि नहीं मैंने नहीं भाई, मैं तो कहूंगा कोर्ट में ना, मैं सामने चैलेंज करूंगा तेरे से एविडेंस ला के दे, जब एविडेंस देगा तब मैं साबित करूंगा कि सही गलत है। तो दूसरा फायदा मेरा ये हो गया कि मैंने पूरी पूरी लड़ाई को एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया। आप लोगों को लगता है कि इसने आकर कोर्ट में आप लोगों का दिल जीत लिया और इसने आकर के आपको मुकदमा जिता दिया। नहीं साहब, इसने आपकी हार की पहली कील ठोक दी है। ऐसे लोगों ने आपकी हार की पहली कील ठोकी है और ये मुकदमा पूरी तरीके से आपके हाथ से अब निकलवाने का काम ये कर रहा है, क्योंकि ये सच पे काम ही नहीं कर रहा है, झूठ पे काम कर रहा है। इसको पता है कि किस प्रेसिडेंट के अकाउंट में कितने पैसे हैं, किस प्रेसिडेंट ने कितना पैसा लिया, इसको सब मालूम है। तो ये मेरा हुआ दूसरा फायदा। पहला फायदा कि झूठ का एक पहाड़ खड़ा करके 100 लोगों ने नहीं चिल्लाया, एक ने चिल्लाया, 100 उस पर बिलीव करने लगे, वहां खड़े, यानी एक झूठे को मैं झूठा साबित करूंगा, सारे लोग भी सच्चा साबित मैं हो जाऊंगा। कोर्ट के अंदर मुझे 100 लोगों से नहीं लड़ना है, खाली एक से लड़ना है। इसने पैसा कैसे मिलेगा इसका रास्ता नहीं मांगा, इसने कस्टमर की लायबिलिटी कितनी उतारी गई, उसमें कितनी सही कितनी गलत, इसने इसका रास्ता नहीं मांगा। इसने बताया कि पैसा भाग गया, लेकर साउथ अफ्रीका चला गया, डबल पासपोर्ट हो गया, नीरव मोदी से संपर्क हो गए, ये सारे झूठ इसने खड़े कर लिए कोर्ट के अंदर। बहुत अच्छी बात है, मुझे इसी पर काउंटर करवाना है। ये मेरा दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, रिकॉर्ड के तौर पर, सबूत के तौर पर, जो मैं आज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वक्त आने पर मैं जब उसको डालूंगा आपके बीच में ना, तब कस्टमर को समझ में आएगा और इन जैसे लोगों को समझ में आएगा कि ये मुकदमा ये नहीं लड़ रहे थे, इनसे मुकदमा मैं लड़वा रहा था। एक सीधे साधे केस को, एक बड़े अच्छे से ऐसे केस को जहां कस्टमर को उसकी पूरी लायबिलिटी उतर दी जाती। अगर आप लोगों को याद हो या नहीं तो मैं याद दिला देता हूं, इस मुकदमे का सीधा एक प्रारूप बना रखा था जब ये हुआ था कि हम अपनी पूरी लायबिलिटी और अपनी पूरी एसेट लेकर कोर्ट में हाजिर होंगे और बोलेंगे मिलॉर्ड यस, हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है, हमारे ये कस्टमर हैं, हमारे पास ये पैसे आए हुए थे, ये हमारी ज़मीनें हैं, ये हमारे मकान हैं, ये हमारे फ्लैट्स हैं, ये हमारे कॉमर्शियल, ये हमारी गाड़ियाँ, ये हमारे बैंक अकाउंट हैं। इन सबको पूरा कैलकुलेट कर लिया जाए और उसके बाद कस्टमर हमारे परेशान, उनको पैसा दे दिया जाए, हमको हमारे ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी जाए। सिंपल सा एक रास्ता था। किसी को मुझे सोशल मीडिया पर ना पूछना पड़ता, ना वॉइस नोट डालना पड़ता, बल्कि आदमी चल करके कोर्ट के द्वारा अथॉराइज ऑफिस में आता और आकर वहां बैठता। आपके पास आपके सबूत होते, पैसे के ना होते, जैसे भी होते, मैं आपकी बात सुनता और आपका काम कर देता, जैसा मैंने पहले भी किया। ना जमीनें चोरी होती, ना लुटेरे लूट के ले जाते, ना बेईमानों की दुकान चमकती, ना लोगों के घर में मौत होती, ना किसी की बेटी बगैर शादी के बैठी रह जाती, ना कोई बगैर इलाज बगैर दवा के मरता, ना आज लोग पाई पाई के मोहताज होते, ना आज बेरोजगारी का आलम यह होता, और ना आज पैसे करप्शन होता। अगर ये सब कुछ हुआ है तो इन जैसे लोगों की वजह से हुआ है, जिन्होंने आपके बनते काम को बिगाड़ा। मेरा सवाल है कि ये 200 लोग जिनकी पूरी पूरी डील फाइनल हो चुकी थी कि हां इनका काम कर दिया जाएगा, आज मैं इस ग्रुप पर ये मैसेज दे रहा हूं कि मैं उनसे, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, वो आए कोर्ट में लड़े। अगर मेरे सर पे ये टेंशन होती कि मुकदमा कैसे खत्म होगा, तो मैं चुपचाप इसको भी इग्नोर करता और आने वाली डेट पर मैं कोर्ट के अंदर ये ट्रम्प कार्ड खेल देता कि इतने लोग तैयार हैं मेरे साथ में केस विड्रॉ करने के लिए। लेकिन नहीं, मुझे ना केस खत्म करवाना है, ना मुझे सिर्फ लायबिलिटी उतारनी है, मुझे केस खत्म करवाते हुए, लायबिलिटी उतारवाते हुए अपने आप को बेगुनाह भी साबित करना है। इसलिए मैं बंद कमरे में कोई डील नहीं करूंगा, इसलिए मैं ऐसे किसी आदमी से नहीं डरूंगा। क्षमा करिएगा 200 लोगों को, हो सकता है शायद उनकी लायबिलिटी इसी मास में खत्म हो जाती, लेकिन इन जैसे लोगों ने उन 200 लोगों को चक्रव्यूह में फंसा दिया है।